चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 का हल करते हैं। ठीक है, तो 3 के काम में क्या दिया गया, के किस मान के लिए दिए गए पद समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं, दिया है। क्या दिया है कि k प्लस 9 कामा 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। तो k का मान पूछा गया है ना, तो k का मान पूछा गया है। चलिए कोई बात नहीं, समांतर श्रेणी के अगर क्रमागत पद हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ये है a1, ये है a2, ये है a3। तो प्रत्येक स्थिति में समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है वो समान होता है। तब सार्वंतर निकालते हैं। ठीक है, सार्वंतर क्या होता है, a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2, है ना। ये बराबर, ये हमेशा बराबर होता है। तो बस इसी कंडीशन से स्टार्ट करता हूँ। 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9 बराबर होना चाहिए a3 का मतलब हो गया 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 बराबर 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1, है ना। इस तरह ये हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2k से 2k कट गया तो क्या बचा है, यहाँ बचा है 2k, सही लिखा था ना मैंने यहाँ पे, सॉरी 2k प्लस 7 था यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2k प्लस 7 करेंगे, यहाँ पे 2k प्लस 7 करेंगे बस, और कोई दिक्कत और कुछ नहीं था। 2k प्लस 7 a3 माइनस a2, 2k माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। 2k से 2k फिर कटेगा, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए k बचा सिर्फ k माइनस के 10 बराबर 7 और 1 8। तो k बराबर क्या होने वाला है, 8 प्लस 10, क्योंकि ये माइनस चिन्ह उधर जाएगा। तो k बराबर हो गया है बच्चों 18। बस बहुत ही इजी क्वेश्चन था समांतर श्रेणी का। फिर आपको बताना चाहता हूँ कि कक्षा 10 में जो इस वर्ष 30% सिलेबस कम किया गया है, उसमें से समांतर श्रेणी चैप्टर आपका बाहर हो गया है। तो इस तरह के सवाल आने की संभावना नहीं है। तो आप समांतर श्रेणी को छोड़कर किसी अन्य टॉपिक पर दिमाग लगाएं। ठीक है बच्चों, फिलहाल ये लगवा इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है। क्लास फर्स्ट ईयर में आपको इस तरीके समांतर श्रेणी को काफ़ी व्यापक तरीके से क्लास में देखने को मिलेगा। तो फिर भी समांतर श्रेणी जब निकल गया है तो अभी आपको परीक्षा ओरिएंटेड तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है कि आप किताबों को पढ़ें। अब आपको अपनी तैयारी को इतना मजबूत करना है कि पेपर मिलते ही पेपर का धुआं धुआं करना है। ठीक है बच्चों, हाँ, पेपर भी कहे कि हाँ बच्चे ने तैयारी की है, अब कैसे बचा जाए। तो आपको तैयारी करनी है। और देखिए, आउट ऑफ सिलेबस तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है आपको। अब ओनली सिलेबस जो रिलीवेंस है उसी पर ध्यान देना है। तो समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है इस बार आपका बाहर हो गया है 30% के साथ। तो आपको बचे हुए 70% में तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समांतर श्रेणी के सवालों को छोड़कर बाकी सवालों को जरूर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है, चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, ताश की गड्डी में कुल पत्ते, यानी कि कुल पत्ते में से कुल पत्ते कितने हैं, कुल ताश निकालते हैं ना, कुल ताश मतलब n ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया है मेरा, 52 पत्ते होते हैं। तो राजा कितने होते हैं, ठीक है, तो राजा या राजाओं की संख्या निकाल ले रहा हूं। राजाओं की संख्या का मतलब है एन ऑफ इवेंट, मतलब मेरे फेवरेबल इवेंट, मेरे फेवर के कितने केस ऐसे बन सकते हैं, तो 4 हैं। ठीक है बच्चों,
तो जब भी एक पत्ता निकाला जाए और वो राजा हो, तो इधर एक राजा निकालने की प्रायिकता है ना, सीधा एक राजा के निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब घटना घटने की प्रायिकता। ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस, क्या हो जाएगा बच्चों, 4/52। ठीक है, तो क्या हो जाए 1/13। बस दैट्स माय आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और प्रायिकता आपके सवाल पेपर में आएगी, बहुत ही इजी होती है प्रायिकता। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं होती है। बस आपको क्या करना है, मेरे फेवर में कितने केस हैं और टोटल कितने केस हैं, बस फेवर बटे कुल केस। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का गमला दे रहे हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है कि समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया गया है, x² माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग, के मूलों के व्युत्क्रमों का योग का योग हमसे पूछा गया। देखिए एक तो तरीका ये है कि मैं पहले इसके मूल निकाल लूं, उसके बाद व्युत्क्रम करके जोड़ दूं। एक तो इसका डायरेक्ट मेथड होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या आने वाला है, a बराबर 1, b बराबर -7 और c बराबर 12। ठीक है, और मैं इस बात को मानता हूं कि माना कि समीकरण 1 ये है ना, ये वाला, के मूल अल्फा व बीटा हैं, तब व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रमों का योग होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, है ना। तो यहां से क्या बनने वाला है, ये होने वाला है, देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो देखिए अल्फा बीटा क्या है, ये मूलों का योगफल है, ये मूलों का गुणनफल है इस समीकरण की। तो मैं यहां से निकालता क्या हूं, चूंकि मूलों का योगफल, योग क्या होता है, माइनस के b/a, तो माइनस माइनस के 7/1, मतलब 7 आ गया। वाह, मूलों का गुणनफल कितना होता है, c/a, तो c का मतलब है 12, 12/1 बराबर 12। ठीक है, तो बस यहीं पे मेरे को मान रखने हैं, ये मूलों का योग मतलब क्या हो गया, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का गुणनफल क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 7 रखा जा सकता है, मतलब ऊपर रखेंगे 7, नीचे अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की जगह पे क्या रखा जाएगा, 12। तो बस व्युत्क्रमों का योग कितना हो गया बच्चों, 7/12। एक तो ये तरीका हो गया है। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है इस मेथड में, तो आप इसको में 3 + 4 की तरफ दी लगा दीजिए। ठीक है, 3 + 4 की तरफ दी लगाएंगे तो मूल आएंगे आपके 3, 4। तो आपको क्या करना है, 1/4 प्लस 1/3 कर लेना है, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 + 4 बराबर 7/12। ऐसे भी आप ला सकते हैं। ठीक है, चाहे तो ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा लग चुका है, अब बात करते हैं तीसरे के घा की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मानता हूं
माना की संख्याएं x कामा y हैं, तब प्रश्नानुसार, प्रश्न ने क्या कहा कि x माइनस y बराबर 26 है ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तथा दूसरी प्रश्न की भी बात, मतलब प्रश्न में दूसरी बात कही गई है, क्या कही गई है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने क्या किया यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 0 और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक संख्या तीसरी संख्या की दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मेरे पास ये कंडीशन बनने वाली, ये बच्चों y है। ठीक है, ये इस तरह से y 34 ना समझ लें आप। तो समीकरण 1 और 2 बन गए हैं। इन दोनों को सॉल्व करके मेरे को x और y का मान निकालना है। आप रैखिक समीकरण अच्छी तरीके से बच्चों हल करना जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो आप समझिए। ये देखिए x और x बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर जैसे ही मैंने घटाया तो क्या हो जाएगा, x में से x गया 0 हो गया, y माइनस y में से 3y गया। देखिए ऐसे लिखना है x माइनस y, और यहाँ पे क्या करना है, घटा रहा हूं तो माइनस का x माइनस 3y बराबर 26 माइनस 0। तो ये क्या हो गया, x माइनस y माइनस x प्लस 3y बराबर 26 है ना। x से x कैंसिल हो गया, 3y में से एक y चला गया तो 2y बराबर 26 आ गया, तो y बराबर आ गया बच्चों 13 है ना। अब चलते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से क्या कहा गया है कि x का मान मैं इसी में रख दूंगा। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करूंगा, y का मान रख देंगे, x माइनस 13 बराबर 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 प्लस 13, तो यहां से हो गया है x बराबर 39 39। तो मेरी संख्याएं कौन सी हो गई हैं, अतः अभीष्ट संख्याएं 13, 39 हैं। ठीक है, 13 व 39 हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, और दिखाई भी दे रहा हुआ, कोई समस्या बिल्कुल नहीं आने वाली आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 4 के काम में दिया गया है कि जो बिंदु है ना, बिंदु x कामा y, इन बिंदुओं से ना, कौन से बिंदुओं, जो अन्य बिंदु दिए गए हैं, बिंदुओं 3, 6 व -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समझ रहे हैं, समदूरस्थ का मतलब है कि इस बिंदु की इससे दूरी और इस बिंदु की इससे दूरी। मान लेते हैं ये बिंदु है P, ये है A और ये है B। तो ये सवाल का कहना क्या है कि PA बराबर है PB। समझ रहे हैं आप, ये कह रहा है सवाल, ये दिया है सवाल में ही दे रखा है एक तरीके से। तो मेरे को क्या करना है, PA बराबर, तो बस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो x कामा y व 3, 6 के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए x कामा y व -3, 4 के बीच की दूरी, इनके बराबर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये x1 y1 x2 y2 है ना। इधर के लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो क्या होने वाला है, x1 माइनस x2 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 मतलब y माइनस 6 का होल स्क्वायर, बराबर होने वाला है इधर x1 माइनस x2 मतलब x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से ही है,
का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पर से रूट हट जाएगा। तो ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, मतलब 3 दूनी 6a, 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या आने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर मतलब बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 36 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2ab का मतलब है माइनस के 12 बाई, बराबर होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 3 दूनी 6x प्लस बाई स्क्वायर प्लस का 4 चौकू 16 माइनस का 8 बाई। ठीक है, इस तरीके से दोनों तरफ से खुल जाएंगे। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और 9 9 से कैंसिल हो गया। क्या बचा है बच्चों, माइनस के 6x माइनस के ये हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के 12x, माइनस के 12 पहले से ही है और माइनस के 8 इधर आएंगे तो ये माइनस के 4 बाई रह जाएंगे। ठीक है, ये वाले कंप्लीट हो, बाई बाई कंप्लीट हो गए। अब बिना 36 में से 16 निकल गए, कितने बचे बच्चों, प्लस के 20 बचे हुए हैं बराबर 0। माइनस 4 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 4 तियो 12, 4 एकन प्लस के 4 बाई हो जाएगा प्लस का बाई और माइनस का हो जाएगा 5 बराबर 0। माइनस 4 से हमने क्या किया, भाग दे दिया। तो बच्चों यही है मेरा संबंध। वो यही कह रहा था सवाल की संबंध याद कीजिए, तो अतः अभीष्ट संबंध यही है, यही अभीष्ट संबंध है, अभीष्ट संबंध है। इस तरह से ये सवाल भी लग गया है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का खा लगाते हैं अब हम। ठीक है, एक जगह है अभी हमारे पास, चलिए मिटा के ही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का खा कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या दी क्या गई है, शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या कितनी दी है, 3.5 मीटर तथा ऊंचाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सेमी करना पड़ेगा, सेमी। तो ये भी है सेंटीमीटर। देखिए इस तरह का शंकु होता है बच्चों, आपने देखा होगा अपनी किताबों में भी, और अक्सर मैं फिर भी बना दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरह का होता है शंकु। क्या चित्र गलत हो गया बार बार, ये कुछ इस तरह का चित्र होता है। ठीक है, इसमें ये होती है इसकी रियल हाइट, ये होती है इसकी त्रिज्या, ओ पॉइंट है ना, ये है इसकी त्रिज्या। मैं मान लेता हूँ इसको, ये यहाँ से यहाँ तक है 3.5, यहाँ तक, इधर भी 3.5, ये जो है 12। तो ये जो समकोण त्रिभुज होता है बच्चों, ठीक है, तो उसने यही पूछा है, उसने कहा है कि तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई का एक डायरेक्ट बच्चों फार्मूला भी आपकी किताब में दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया गया है। ये तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का वर्ग धन हाइट का वर्ग। तो बस यहीं से स्टार्ट कर दें। त्रिज्या क्या है, 3.5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग अंडर रूट के अंदर, ये होने वाला है 3 त्रिकान 9 12.25 प्लस 144। ऐसे नहीं 4 बनाते हैं हम, ऐसे बनाएंगे। ये कितना हो गया है, ये हो गया है बच्चों 156, तो इधर हो गया है और 2.5 इधर हो गया है। तो इसका जब वर्ग करेंगे, सॉरी वर्गमूल लेते हैं, देखिए 625 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 625 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो मेरे पास क्या आने वाला है, 12 144, तो ये होने वाला 12.5। 125 का ये वर्ग होता है, तो ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बस यही हो गया इसकी तिर्यक ऊंचाई बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का गा, बिल्कुल इजी सवाल है, ये भी दिया गया है।
क्या दिया है, दिया है 10a, 10a बराबर दिया गया है cot b। तो सिद्ध करना है कोण a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, बस बहुत ही इजी सवाल है, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए ये है 10a, अब 10 कोट b को 10 के पदों में कैसा लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 10 90 माइनस b। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा, a बराबर 90 डिग्री माइनस b, सॉरी b है यहाँ पे, ये माइनस का b इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, ऐसे सवाल कभी पेपर में आएंगे उम्मीद नहीं की थी, मगर पीछे पेपरों में आ चुका है 2020 में। तो ये मेरा सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, बिल्कुल कठिन सवाल नहीं था, मात्र एक फार्मूला लगाना था, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot बीटा होता है ना। ठीक है, ये सवाल था मात्र, cot 90 माइनस थीटा बराबर 10 cot थीटा होता है, यानी 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। बस एक फार्मूले का जरा सा यूज था, अब थोड़ा दिमाग लगाते तो काम हो जाता। ठीक है बच्चों, 2 नंबर का सवाल था ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 का घ, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। कोई बात नहीं, इसको भी लगा देते हैं, कोई समस्या नहीं है बच्चों। ये अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन वाला फार्मूला लगेगा इसमें, सॉरी अंतर विभाजन ही माना जाएगा जब लिखा नहीं होता है तब। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के घ में दिया गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। देखिए ऐसे समझिए आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, बस हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूछा गया हमसे। ये जो पॉइंट दिया गया है, मान लेते हैं ये है -3, 10, और ये वाला जो पॉइंट है वो 6, -8 है। ठीक है बच्चों, तो वो ये कह रहा है कि इसके बीच में एक पॉइंट है P, जिसके निर्देशांक उसने दे रखे हैं -1, 6, और वो ये कह रहा है कि ये जो दूरियां हैं इनका अनुपात क्या है। ठीक है बच्चों, हम लोग पहले इसको m1 m2 मान लेते थे, फिर अब मैं मानने वाला हूं ये इसको मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं 1। ठीक है बच्चों, तो माना कि यहाँ पे बस सीधा सा लिखना है, माना कि वह अनुपात m/1 है, तब तो इसको मान लेंगे m1, इसको मान लेंगे m2। ठीक है, तब बिंदु कौन कौन से हैं, ये वाले 2 बिंदु हैं, तो ये कौन सा है, ये मान लेते हैं x1/1, इसको मान लिया है x2 और y2। तो मेरे पास क्या फार्मूला होता है, देखिए बीच का बिंदु, मध्य मतलब किसी भी अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तब बिंदु P के लिख दे रहा हूं। ठीक है, तब P के निर्देशांक क्या होंगे, m1 x2 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2, कामा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2, है ना। तो P के निर्देशांक क्या है, -1, 6 बराबर m1 का मतलब है m इंटू x2 का मतलब है 6 प्लस x1 का मतलब है -3 और m2 का मतलब है 1 बटे m प्लस 1, कामा m1 का मतलब है m ही, इंटू y2 का मतलब है -8 प्लस
बाई 1 का मतलब है 10 इंटू 1 बटे m1 प्लस 1। ये देखिए ये दोनों बिंदु निर्देशांक के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, चाहे इसको इसके बराबर ले लो या इसको इसके बराबर ले लो, ठीक है। तो x x वाले के बराबर लेंगे, y को y वाले के बराबर लेंगे, तो कोई भी एक काम करना है मेरे को। तो यहाँ से इसकी तुलना करेंगे या इसको लेंगे इसके साथ, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ है तो ये इस तरफ है, तो बस एक ही लेना है मेरे को। ये क्या हो जाएगा 6m माइनस 3 बटे m प्लस 1 बराबर -1। ये हो गया 6m माइनस 3 बराबर हो जाएगा माइनस के m प्लस -1 हो जाएगा। यहाँ से ये आएगा, ये हो जाएगा 7m और माइनस का 2 बराबर 0, या यहाँ से ही होने वाला है m बराबर 2/7। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अनुपात कैसे बनाएंगे, तो कि m का मान यहाँ रख देंगे, कोई समस्या नहीं। अतः मैं लिखने वाला क्या हूं, अतः अनुपात कौन सा हो जाएगा 2/7 अनुपात 1, यानी कि इसे लिखा जा सकता है 2:7। बस यही हो जाएगा बच्चों आंसर। कोई समस्या नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से है। अगर आपने जरा सा भी अभ्यास किया होगा बच्चों तो पेपर बिल्कुल आप समाप्त करके आएंगे, बेहतरीन नंबर लाएंगे, कम से कम 95% नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए 5 के का पर पहुंचते हैं। चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के का की। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो दिया क्या है कि एक वृत्त है, कोई वृत्त के चलो मैं लिख लेता हूं, माना कि कोई बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है, है ना। चलिए मैं चित्र बनाता हूं बच्चों यहाँ पे। इस तरह से ये मेरा चित्र बना लिया, ये इसका सेंटर है O। यहाँ पे कोई बिंदु P है और यहाँ से कह रहा है ना वो खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये इस तरह से, ये पॉइंट है कोई P और ये वाला बिंदु है A और ये वाला बिंदु है B। बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है जिससे खींची गई स्पर्श रेखाएं AP व BP हैं, ठीक है। तब मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AP बराबर BP। चलिए बात करते हैं उपपत्ति से, ठीक है। अभी थोड़ा और काम करना है। चलिए मैं क्या करने वाला हूं, अब इसको कुछ यहां से देखिए, ये जो त्रिज्या है ना, यहां से इससे एक त्रिज्या खींच दी ऐसे, इस बिंदु से भी मैंने इस पे एक त्रिज्या खींची। तो क्या करेंगे, रचना करेंगे हम लोग कि वृत्त के केंद्र O से OA तथा OB को खींचा। ये जो है ये 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल। हमने क्या किया, पहले चलिए यहाँ पे रचना, उपपत्ति से पहले रचना करते हैं। रचना में क्या क्या करेंगे हम लोग, नंबर 1 OA व OB को मिलाया, चलिए O और OP को मिलाया, ये काम किया हमने। क्या किया कि इससे इसको भी मिलाएंगे अब हम ऐसे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार क्या हुआ कि मेरे को दो त्रिभुज मिल गए,
अब हम बात करेंगे उपपत्ति की। उपपत्ति की ओ ए पी। अब हम चलेंगे किसमें, त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में। ठीक है, क्या है देखिए, ओ ए बराबर है ओ बी, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। कैसी होती हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं खींची जाएं वो सब बराबर होती। चलो मैं लिख देता हूं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। इस तरह ये चीज बराबर हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है कि कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री है। दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ये 90 डिग्री के कोण बन गए। ठीक है बच्चों, अब बात रही तीसरी। अब देखिए ओपी बराबर ओपी है दोनों त्रिभुजों के लिए। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ये दोनों त्रिभुजों की क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जब तीन, तो हम कौन सा कंडीशन लगाएंगे, एस ए एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या होने वाला है बच्चों, यहां चल रहे हैं हम। ठीक है, यहां पे एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या होने वाला है, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम हो जाएंगे ट्राइंगल ओ बी पी के। यानी कि अब दोनों त्रिभुज बिल्कुल सर्वांग सम हो गए हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो संगत भुजाएं व संगत कोण होंगे बिल्कुल बराबर। तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा उभयनिष्ठ, इसका मतलब हो जाएगा, इसलिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी बच्चों। ठीक है, यही मेरे को सिद्ध करना था, वो हो गया। ठीक है बच्चों, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें का खा। बच्चों देखिए, इसमें मैंने इस सवाल को पहले ही सॉल्व करने की कोशिश की है, तो इसमें कुछ एरर है। अब एरर क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है 1 माइनस कॉट ए पर बी होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, तो पूरी चांसेस यही हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस सवाल को ना पूर्ण रूप से अभी तक लगाया नहीं जा पाया है। जैसे ही इसकी एरर समाप्त होती है या मिलती है, इस सवाल को जैसे ही लगाता हूँ आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के रूप में। तो चलिए कोशिश करेंगे अभी हम, या तो अगले वीडियो में इसको ले लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 का गा लगा देते हैं अभी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का गा। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में दिया गया है कि बिंदु ए कामा 0, बिंदु ए कामा 0 कामा 0 कामा बी तथा x कामा y कैसे हैं बच्चों, संरेख हैं। सवाल में ये कहा गया है कि ये संरेख हैं। संरेख होते हैं तो क्या होती है, संरेख हैं तब क्या होता है बच्चों, डेल्टा बराबर 0, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। या मैं लिख सकता हूं इसको x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर होता है 0।
तो देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। चलिए मान रख देता है ये a y2 माइनस y3 मतलब b माइनस y, ऐसे प्लस x2 का मान 0 ही है तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये वाला 0 हो जाएगा, प्लस x3 का मान है x, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, 0 माइनस b बराबर 0 होने वाला है, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, ये बचा है ए बी माइनस का ए बाई प्लस का हो गया, सॉरी माइनस का ही रहेगा ये वाला भी, माइनस का x इंटू बी बराबर 0। यहाँ से क्या करना है, बस इनको उस तरफ ले जाना है, ये हो गया ए वाई प्लस एक्स बी बराबर ए बी, क्या करेंगे ए बी से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, ये हो गया ए वाई प्लस एक्स बी पूरे के बटे ए बी बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया ए वाई बटे ए बी प्लस एक्स बी बटे ए बी बराबर 1, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो क्या बचा बच्चों, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, ठीक है। क्या किया है, यहाँ से इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करने में भी। तो इस तरह ये भी हमारा सिद्ध हो गया है, ठीक है, यही सिद्ध करवाया गया था हमसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का घा लग गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का घा लगाते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के घा में ये सारणी दी गई है, ठीक है, मैंने टेबल को क्या है, लेटी लेटी टेबल को ना खड़ा खड़ा बना लिया है, जिससे कि हमें सवाल लगाने का प्रोसेस भी यही होता है, पेपर में ऐसे ही लंबे लंबे लिख दिया जाता है क्योंकि ये उनकी सुविधा होती है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है कि मध्यमान नहीं निकाला जाता है, इसमें ओनली संचयी बारंबारता निकाली जाती है, जिसका मैंने कॉलम पहले से ही बना लिया, ये लिखा हुआ है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता क्या होती है कि पहले तो 4 ऐसा ही लिखा जाएगा, फिर इन दोनों का योग कर दिया जाएगा, 13 4 हो जाएंगे 17, 17 और 18 जोड़कर लिख दिया जाएगा 35, 35 और 9 लिख दिया जाएगा 44 और 44 6 हो जाएंगे 50, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या पता चला मेरे को, n बराबर कितना हो गया, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, n बराबर 50 है ना। तो मध्यिका कहाँ पर होती है बच्चों, तो ये मैं निकालूंगा n/2 मतलब 25, तो मध्यिका जो भी है ना वो 25वां पद है। 25वां पद कहाँ आता है, देखिए इसका मतलब क्या है, 4 का मतलब है 4 से कम, तो 0 से 10 के बीच में, 17 से कम का मतलब है इसके बीच में रहेंगे, 35 से कम का मतलब इस टेबल में रहेंगे, तो 35 से कम 25 है ना, 25 35 से कम है, तो इसका मतलब ये वाली हो जाएगी मेरी बारंबारता, ये वाला हो जाएगा कैपिटल एफ, इसको मान लेंगे हम लोग L1 और इसको मान लेंगे L2। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, यहाँ F बराबर हो जाएगा 18, L1 बराबर 20 और L2 बराबर 30 और कैपिटल F बराबर क्या हो जाएगा 17, ठीक है। बस तो मेरे पास मध्यिका का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f, इस तरह। अगले ब्रैकेट में होता है n/2 माइनस का कैपिटल F, इससे ये तो मेरा सूत्र हो गया बच्चों। तो मैं इसी में मान रखता हूँ अब, ठीक है, इसमें मान रखूंगा तो मैं इधर रखता हूँ क्योंकि इधर जगह थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं। तो m बराबर मतलब मध्यिका m बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L1 का मतलब हो गया 20 प्लस L2 का मतलब हो गया 30 माइनस 20 बटे स्मॉल f का मतलब हो गया है 18 इंटू n/2 मतलब 50 बटे 2 माइनस f का मतलब हो गया 17 है ना। तो ये हो गया 20 प्लस 10 बटे 18 इंटू 25 में से 17 गया 8 बचा, तो 2 चौकू 8 2 नेम 18 मतलब 20 प्लस 10 चौकू 40 बटे 9, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 9 चौकू 36 9 चौकू 36 9 चौकू 36, तो इसका मतलब क्या हो गया मध्यिका बराबर हो जाएगा
24 हो जाएगा, 24.44 मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का आगाज समाप्त करते हैं और बचे हुए सेशन पार्ट को अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, निश्चिंत रहें, खुश रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।